द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड टॉपिक सेकंड है हमारा द 19th सेंचुरी। एक बार एनसीईआरटी जरूर देख लेना क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये। आते हैं इंट्रोडक्शन पे। हमें पढ़ना है 1815 से लेकर 1914 तक। तो भैया बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे 19th सेंचुरी में, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली भी। और जो इकोनॉमिस्ट भैया लोग हैं ना, ये लोग 3 तरह के फ्लो आइडेंटिफाई कर चुके थे इंटरनेशनल एक्सचेंज में, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता था वहां पे। पहला है हमारा फ्लो ऑफ ट्रेड, जो कि जो एक्चुअली सामान का फ्लो होता था। एग्जाम्पल क्या है, क्लोथ्स, वीट, ये सब। सेकेंड है हमारा फ्लो ऑफ लेबर, बोले तो जो लोग माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह अच्छे जॉब वगैरह के लिए। तीसरा है हमारा फ्लो ऑफ कैपिटल, जो इन्वेस्टमेंट होता है एक जगह से दूसरे जगह। तो पहला टॉपिक पे हम आते हैं। टोटल 7 टॉपिक है इसमें। अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स प्लेस। जो पहला चीज जो कि यूरोप में हो रहा था वो ये हो रहा था कि फूड प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो है ना वो चेंज हो रहा था। इसका रीजन ये था कि कंट्री जो है ना वो खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहती थी फूड में, कि कम से कम बाहर से कुछ नहीं मंगाना पड़े। ठीक है। और दूसरी दिक्कत ये भी थी ना कि 18th सेंचुरी में बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा था ब्रिटेन में। तो क्या हुआ, जो लैंडेड ग्रुप्स है ना वो लोग प्रेशर डालने लगे गवर्नमेंट को कि भैया जो बाहर से सामान आता है ना उसको बंद किया जाए। तो इससे क्या हुआ, कॉर्न लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया कि बाहर से जो भी सामान है, मतलब खाने का सामान, उसको बंद किया जाए। ठीक है। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि फूड प्राइसेस बढ़ गए। पक्का बढ़ेंगे क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ ही रहा है, बाहर से सामान भी आना बंद हो गया तो फूड प्राइसेस बढ़ गए। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट और अर्बन ड्वेलर मतलब होता है जो शहर में रहते हैं, वो लोग चिंता में आ गए क्योंकि फूड प्राइसेस बढ़ रहे थे। वो लोग वापस से गवर्नमेंट को फोर्स किए, बोले कि भैया कॉर्न लॉस को हटाओ जल्दी से जल्दी। तो कॉर्न लॉस को हटाने के बाद हम उसका इफेक्ट पढ़ेंगे कि क्या क्या उससे हुआ। सबसे पहले ये हुआ कि फूड जो है ना वो इंपोर्ट होने लगा बहुत ही सस्ते रेट में, जो कि ब्रिटेन प्रोड्यूस भी नहीं कर सकता था, उससे भी सस्ते रेट में। दूसरी बात, जो ब्रिटिश फार्म है ना ये लोग कभी कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे जो बाहर से सामान आता था उससे। इसलिए क्या हुआ, बहुत सारे लैंड जो है ना उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया। दूसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया क्योंकि लोगों के पास काम करने के लिए कुछ नहीं था। तो लोग जो है वो माइग्रेट करना चालू कर दिए, मतलब दूसरे कंट्री वगैरह जाना चालू कर दिए जॉब वगैरह के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट होने लगा। इससे क्या हुआ, प्राइसेस जो है वो और भी घट गया, और प्राइसेस घटता है तो डिमांड तो बढ़ ही जाता है। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना वो भी हेल्प करने लगे लोगों का इनकम बढ़ाने में, क्योंकि वो लोग फैक्ट्री सेटअप करते थे, वहाँ से लोगों को अर्निंग होता था, तो वहाँ से लोग और भी चीज़ें खरीदते थे। और ये जो डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ रहा था ना कि इसको डिमांड को फुलफिल करने के लिए ना लार्ज एरिया को क्लियर किया जा रहा था ईस्टर्न यूरोप में, अमेरिका में, रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में कल्टीवेशन करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। और क्या, रेलवे ट्रैक्स भी बिछाए जा रहे थे। कहाँ से, जहाँ पे फूड एक्चुअली कल्टीवेट होता था वहां से लेके पोर्ट तक, मतलब जहाँ से पानी का जहाज जाता है ना वहां तक, ताकि फूड आराम से पहुंचाया जा सके। और क्या हुआ, लंदन जो है ना वो एक फाइनेंशियल कैपिटल के तौर पे उभर के आ रहा था, तो लोगों ने जाके वहां पे इन्वेस्टमेंट वगैरह चालू कर दिया। ठीक है भैया। और क्या हुआ, इतना ज्यादा डिमांड बढ़ ही रहा है कि शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गया अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। अरे बाबा रे बाबा। तो क्या हुआ, लार्ज स्केल माइग्रेशन होने लगा। लगभग 50 मिलियन लोग जो है ना वो माइग्रेट कर गए यूरोप से। कहाँ, अमेरिका में। किस चीज के लिए, जॉब्स के लिए, क्योंकि ब्रिटेन में तो वैसे भी घंटा से उन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा था, अनएम्प्लॉयड बैठे हुए थे, तो लोग माइग्रेट कर गए। 19th सेंचुरी में पूरे वर्ल्ड की बात करें ना भैया तो 150 मिलियन लोग जो है ना वो माइग्रेट कर चुके थे एक जगह से दूसरे जगह पे। 1890 तक की बात कर रहा हूं मैं। तो हमने क्या देखा पहला टॉपिक पे कि एक ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है सो उभर के आ रहा था हर जगह। तो हम लोग खेती का ही बारे में बात कर रहे थे। दूसरी बात, लेबर मूवमेंट हो रहा था, मतलब लोग जो है सो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। तीसरा क्या, कैपिटल का फ्लो हो रहा है, क्योंकि हमने देखा कि लंदन जो है वो फाइनेंशियल सेंटर के तौर पे उभर के आ रहा था, तो लोग जो है सो वहां पे जाके इन्वेस्ट करना चालू कर दिए। और टेक्नोलॉजिकली भी चेंजेस हुआ, जो कि हम अपना सेकेंड टॉपिक में ही पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक है हमारा रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कुछ मेजर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ रेलवेज में, स्टीमशिप में और टेलीग्राफ में। रेलवेज तो अभी तुरंत हमने देखा कि जहां पे एक्चुअली कल्टीवेशन होता था वहां से सी पोर्ट तक कौन सामान ले जाता था, तो भैया रेलवेज ही तो ले जाता था। ठीक है। स्टीमशिप से क्या फायदा हुआ कि अब हम बल्क में गुड्स को एक कंट्री से दूसरे कंट्री पहुंचा पा रहे थे। और टेलीग्राफ से यह फायदा हुआ कि कम्युनिकेशन फास्टर हो गया। ठीक है। अब देखते हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रेड ऑफ मीट।
तो 1870 तक जो अमेरिका से यूरोप जो मीट जाता था ना, वो कैसे जाता था? शिप पे डायरेक्टली एनिमल्स को ही चढ़ा दिया जाता था। इससे प्रॉब्लम क्या था? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा स्पेस लगता था, दूसरा कि बहुत सारे एनिमल्स या तो मर जाते थे या फिर बीमार हो जाते थे। इसीलिए मीट को एक लग्जरी आइटम माना जाता था यूरोप में। लेकिन हुआ क्या, अब रेफ्रिजरेटर का टेक्नोलॉजी आ गया। इससे क्या हुआ कि अमेरिका में ही मीट को काटा जाने लगा और डायरेक्टली रेफ्रिजरेटर से भेजा जाने लगा। इससे ये फायदा हुआ कि मीट के जो प्राइसेस है ना, वो बहुत ही कम हो गए यूरोप में। तीसरा टॉपिक है हमारा लेट 19th सेंचुरी कॉलोनाइजेशन। तो जो ये एक्सपेंशन हो रहा था ना ट्रेड में, इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा हो रहा था यूरोपियंस को, ठीक है। लेकिन इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट था कॉलोनाइज्ड कंट्री में। तो यूरोपियंस उस टाइम पे अफ्रीका को कॉलोनाइज किए हुए थे, तो इसीलिए हम अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम अफ्रीका का मैप देखें ना, तो बहुत ही स्ट्रेट लाइन्स हमें दिखते हैं। इंडिया में हमें नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो स्टेट बांटा गया है ना, वो किस तरह से बांटा गया है? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। लेकिन 1885 में क्या हुआ कि कुछ बिग यूरोपियन पावर्स जो है ना, ये लोग मीटिंग किए बर्लिन में, और ये लोग जो है सो अफ्रीका के जो स्टेट है ना, उसको स्ट्रेट लाइन बना बना के बांट दिए कि भैया ये तुम्हारा है, ये हमारा है, ठीक है। वो लोग कोई थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिए कि वहाँ के लोकल कल्चर, लोकल लैंग्वेज, ये सब का। इसीलिए अफ्रीका के जो मैप है ना, उसमें हमें स्ट्रेट लाइंस देखने को मिलते हैं। टॉपिक 4, रिंडरपेस्ट और कैटल प्लेग। सबसे पहले देखते हैं भैया रिंडरपेस्ट क्या होता है। एक तरह का डिजीज होता है जो कि इफेक्ट करता है कैटल को। अफ्रीका की बात करें तो वहां पे बहुत ही ज्यादा रिसोर्स और मिनरल्स था। जब यूरोपियंस को ये पता चला तो वो लोग आ गए अफ्रीका। किस चीज के लिए? माइनिंग और प्लांटेशन करने के लिए। जब वो वहां पे पहुंचे ना, तो उनको पता चला कि यहाँ पे तो ह्यूज स्कैर्सिटी है भैया लेबर का, ठीक है। जो वहां के लोकल पीपल है, वो लोग तो काम ही नहीं करना चाहते हैं पैसा देने के बावजूद। अरे बाबा रे। इसका कारण ये था ना कि अफ्रीका का पॉपुलेशन बहुत ही स्पार्स था, मतलब बहुत ही कम था, और जो लोगों का नीड्स है ना, वो आराम से फुलफिल हो जाता था जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसी से। तो यूरोपियंस ने दिमाग लगाया कि कैसे इनको काम कराया जाए। तो नंबर 1, बहुत ही ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर दिया गया, जो कि लोग तभी पे कर पाएंगे जब वो लोग प्लांटेशन और माइंस में काम करेंगे। दूसरा, इनहेरिटेंस लॉ को ही चेंज कर दिया गया। अब क्या कर दिया गया? 1 मेंबर ऑफ अ फैमिली वॉज अलाउड टू इनहेरिट लैंड। बोले तो अगर एक आदमी है, उसका 2 बेटा है, जब वो आदमी टपक जाएगा तो उसका सारा जमीन जायदाद एक ही बेटा को मिलेगा। तीसरा, माइन वर्कर्स को ना एक कैंपस में ही रखा जाने लगा, उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता था। अब आते हैं अराइवल ऑफ रिंडरपेस्ट। जो ये डिजीज कैसे पहुंचा अफ्रीका में, तो ये पहुंचा लेट 1880s में। ये कैसे आया था? तो ब्रिटिश एशिया से जो हॉर्सेस को इंपोर्ट किया गया था ना, उसी के साथ आया था। रिंडरपेस्ट जो है ना, वो अफ्रीका में गंदे तरीके से फैला और 90% कैटल पॉपुलेशन को साफ कर दिया। अब एक बात याद रखना, अफ्रीकन्स के लिए लॉस ऑफ कैटल मतलब लॉस ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। उनका पूरा लाइवलीहुड ही डिपेंड था कैटल पे। अब उनके पास कोई चॉइस था ही नहीं सिवाय कि प्लांटेशन और माइंस में काम करने के। तो इसी प्रकार से, ठीक है, यूरोपियंस कॉलोनाइज किए अफ्रीकन्स को, क्या करके? डिजीज इंट्रोड्यूस करके। टॉपिक 5, इंडेंचर लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। इंडेंचर लेबर एक तरह का बाउंडेड लेबर होता है जिसको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे लिया जाता है कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। पुअर इंडियंस जो कि कहाँ से थे? मॉडर्न डे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु से, ये लोग इंडेंचर लेबर बने थे। और इनको जो है ना कैरेबियन आइलैंड, मॉरिशस, फीजी ऐसे कंट्रीज में भेजा गया था। इंडिया में भी इंडेंचर लेबर था। कहाँ पे? आसाम टी प्लांटेशन में। और जो कंडीशन है ना जहाँ पे इनको भेजा जाता था काम करने के लिए, वो बहुत ही हॉरिबल था और उनके पास कोई लीगल राइट्स नहीं था। मतलब कि कितना देर काम करना है, कितना पैसा मिलेगा, ये सब कुछ डिफाइंड नहीं था। और जो है ना, इनको बहुत ही वर्स्ट कंडीशन पे काम करना होता था, मतलब कि हाइजीन वगैरह का किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता था। तब जाके 1900 से इंडियन नेशनलिस्ट, मतलब कुछ जो नेता लोग होते हैं, वो लोग अपोज करना स्टार्ट किए इंडेंचर लेबर को। तब जाके 1921 में इसको बंद किया गया ऑफिशियली। टॉपिक 6, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड। शिकारपुर श्रॉफ और नुट्टू कुटाई, ये लोग कुछ ग्रुप ऑफ बैंकर्स और ट्रेडर्स थे इंडिया में। ये लोग क्या करते थे? ये लोग फाइनेंस करते थे एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर का साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में।
इंडियन ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स के बारे में बात करें ना, तो ये लोग भी अफ्रीका पहुंचे थे जैसे यूरोपियंस पहुंचे थे ना, वैसे ही। और ये लोग ट्रेड करते थे अफ्रीका का रिसोर्स पे, मिनरल्स पे। हैदराबादी सिंधी के बारे में बात करें तो ये लोग जो है ना, यूरोपियन से भी दूर इनका कब्जा था। 1860 तक ये लोग एस्टैब्लिश कर चुके थे एम्पोरिया। एम्पोरिया मतलब हम बोले तो एक तरह से स्टोर हो जाता है या फिर गोदाम मान लीजिए, वैसा जो है ना। सो जितने भी बिजी पोर्ट्स थे ना ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वहां पे इन लोग स्टैब्लिश कर चुके थे अपना एम्पोरिया। लास्ट टॉपिक है हमारा इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम। पहले क्या होता था कि फाइन कॉटन इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था यूरोप में, लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो है ना, वो लोग फोर्स किए ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भैया जो इंडिया से इंपोर्ट आता है ना ब्रिटेन में, इसको बैन कर दो। बैन करने के बाद जो कॉटन टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट होता था ना इंडिया में, वो 1800 में 30% था। 1815 आते आते मात्र 15% रह गया। 1870s तक मात्र 3% हो गया। लेकिन 1812 से 1871 में एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन, वहां पे मैंने फाइन कॉटन का बात किया है, अब रॉ कॉटन का बात करें तो इसका एक्सपोर्ट बढ़ा है। 5% से 35% हुआ था। और इसी टाइम पे ना इंडिगो और ओपियम एक मेजर एक्सपोर्ट आइटम था इंडिया से। ओपियम कहाँ जाता था? तो वो चाइना में जाता था। एक्सपोर्ट तो भैया इंक्रीज हुआ था इंडिया का, लेकिन इंपोर्ट ज्यादा था। मतलब जो फिनिश प्रोडक्ट ब्रिटेन से आता था ना, वो ज्यादा था। और एट दी एंड जो है ना, ब्रिटेन प्रॉफिट में ही था। तो जो इनकम होता था ना उन लोगों को इंडियन मार्केट से, इसका यूज क्या करते थे वो लोग? होम चार्जेस को पे करने में। अभी हम देखेंगे होम चार्जेस क्या होता है। और ये लोग क्या करते थे, जो इनका और भी कॉलोनीज था ना, यूरोपियंस का कॉलोनीज था, वहां पे भी ये लोग पैसा भेजते थे। अब देखते हैं होम चार्जेस क्या होता है। तो होम चार्जेस होता है पेमेंट करना इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट, जो बाहर का जो कर्ज है ना उसका पेमेंट करना। दूसरा, जो रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो कि इंडिया में थे ना, उनका पेंशन भी पेमेंट होता था यही पैसा से। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक और मिलते हैं आगे। धन्यवाद।